तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी कमेंट में बताइएगा। तो कल हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन और CO2 कैसे एक्सचेंज करती है हमारे बॉडी फ्लूइड से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एक्सचेंज करती है तो उसके लिए एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए, है ना, कि जिससे वो एक्सचेंज कर सके, हमारे ब्लड में आ सके या फिर लंग से ब्लड में डिफ्यूज हो सके, है ना। तो हम पढ़ेंगे आज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन कौन सी गैसेस हमारी एक्सचेंज होती है? ऑक्सीजन और CO2। ठीक है, अब एक्सचेंज होंगी तो इस एक्सचेंज को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट भी करेंगे। जैसे कि किस में से एक्सचेंज होती है? ये किसी मेम्ब्रेन में से एक्सचेंज होंगी, तो उस मेम्ब्रेन की थिकनेस जो है वो इसको अफेक्ट करेगी। अगर उस मेम्ब्रेन की थिकनेस ज्यादा हुई तो डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा इजिली, और उस मेम्ब्रेन की अगर थिकनेस कम हुई तो डिफ्यूजन इजिली हो जाएगा। तो एक्सचेंज को कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं या अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में पहले हम स्टडी करेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सबसे पहले तो हमारी होगी थिकनेस, कि जिसमें से ये एक्सचेंज करेंगे गैसेस उस मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है। तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन या थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, जिससे ये ऑक्सीजन और CO2 डिफ्यूज करेंगी। डिफ्यूजन की पहले तो आपको बहुत सा डेफिनेशन। डिफ्यूजन मतलब होता है किसी भी गैस का, ठीक है, गैस का जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि ये डिफ्यूज हो रही है। ठीक है, इसे ही क्या हम बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन फैक्टर हो जाएगी कि अगर थिकनेस ज्यादा हुई तो फिर एक्सचेंज इजिली नहीं हो पाएगा, और अगर थिकनेस कम हुई तो एक्सचेंज इजिली हो जाएगा। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। सेकेंड इसका फैक्टर अफेक्ट करता है कि उसकी पार्शियल प्रेशर। अगर पार्शियल प्रेशर उस गैस का कम होगा और जहां से वो एक्सचेंज करेगी वहां ज्यादा होगा तो भी डिफ्यूजन इजिली हो जाएगा। ठीक है, हमें मतलब जहां डिफ्यूजन कराना उसमें पार्शियल प्रेशर भी क्या है, एक फैक्टर के तौर पे काम करता है। तो पार्शियल प्रेशर। उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास क्या, उसकी सॉल्युबिलिटी। अगर कोई गैस उस इन्वायरमेंट में सॉल्युबल है तो उसका डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। ठीक है, और जो नहीं है सॉल्युबल उसका थोड़ा लेट में होगा। ठीक है, अगर सॉल्युबिलिटी भी इफेक्ट करती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब एक एक करके इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की। ये पहली बात तो हम देखेंगे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कैसी होती है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है वो देखेंगे। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है, जहां इस गैसेस का एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और CO2 का, मैंने बताया था ये लंग्स में होती है ना। लंग्स में ही तो एक्सचेंज होता है इन गैसेस का। लंग्स में भी कहाँ होता है? एल्वुलर साइट पे होता है। तो हम बनाएंगे एल्वुलर साइट। जैसे ये है हमारे लंग्स की एल्वुलाई, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, ये है एल्वुलाई। इसके जस्ट नीचे होती है हमारी पल्मोनरी कैपिलरी, और यहाँ पे होती है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि क्या कैरी करती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये एक आर्टरी होती है सिर्फ कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी की सारी आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। उसके बाद यहाँ पर होती है पल्मोनरी वेन। जब यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है तो O2 जो होती है वो ब्लड में आ जाती है ट्रांसपोर्ट होके, ठीक है, या डिफ्यूज होके आ जाती है। तो जब ये ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगी तो ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी ये पल्मोनरी वेन। वैसे तो वेन जो होती है वो सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन सिर्फ ये वाली जो वेन होती है पल्मोनरी वेन, ये क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, और यहाँ पे आर्टरी और वेन के बीच में होती है हमारी कैपिलरी। तो इस वाली कैपिलरी को बोलते हैं हम पल्मोनरी कैपिलरी, जो कि कहाँ होती है? लंग्स में होती है। तो ये लंग्स की एल्वुलाई हो गई, ये पल्मोनरी कैपिलरी होगी। इसके बीच भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो होती है ये नॉन सेलुलर होती है, केवल सब्सटेंसेस भरे हुए होते हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पे सेल्स नहीं होती, बस सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये क्या हुई? नॉन सेलुलर हो गई। इसको बोलते हैं हम बेसमेंट मेम्ब्रेन, नॉन सेलुलर, और इसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम ना जब एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे
तो उसमें क्या होता है, 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद आते हैं हमारे न्यूरल टिश्यू, उसके बाद आते हैं हमारे मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो इन चारों टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें से जो एपिथेलियल है वो भी हमारा काम का है। एपिथेलियल क्या करता है, वो लाइनिंग्स पे या फिर क्या होता है ना, उनके हमारे बॉडी स्किन यानी कि हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब लाइनिंग तो ये भी एक लाइनिंग ही है ना, तो यहाँ पे भी क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसको हम बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, वो जो होता है केवल एक लेयर सेल का होता है। अब सिर्फ एक लेयर सेल होगी तो उसमें क्या होगा, फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन क्या होगा, इजी होगा। इसलिए स्क्वामस जो एपिथेलियम होता है उसमें उसका जो फंक्शन होता है वो फिल्ट्रेशन या डिफ्यूजन का ही होता है। और यहाँ पे क्या काम हो रहा है, डिफ्यूजन का काम हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे एपिथेलियम कौन सी होगी, स्क्वामस एपिथेलियम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी सेल है, स्क्वामस सेल है। और ये जो होती है टेसिलेटेड होती है, यानी टेल्स, जैसे फ्लोर पे टाइल्स होती है ना वैसी होती है, और ये इरेगुलर होती है। ठीक है, इनकी शेप क्या होती है, इरेगुलर होती है। कौन सी एपिथेलियम है ये है हमारी स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, टेसिलेटेड सेल होती है ये सारी की सारी। इसके बारे में जो हम एनिमल टिश्यू में पढ़ेंगे। और यहाँ पे भी ना स्क्वामस एपिथेलियम होती है, लेकिन जो कैपिलरीज में स्क्वामस एपिथेलियम होती है उसको एक नाम दे दिया जाता है जिसका नाम होता है एंडोथेलियम। ठीक है, तो कैपिलरी में जो स्क्वामस एपिथेलियम होता है उसका नाम क्या होता है, एंडोथेलियम होता है। ओके, तो एंडोथेलियम, एक मिनट। तो मैंने इस एल्विलाई में कितनी लेयर बता दी, या फिर इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में कितनी लेयर होती है। इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में 3 लेयर मैंने बताई। पहली लेयर तो ये खुद एल्विलाई की, जिसपे क्या होती है, स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। सेकंड लेयर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो नॉन सेलुलर होते हैं, ये सेलुलर हो गई, ये नॉन सेलुलर हो गई। और ये जो कैपिलरी में होती है वो भी क्या हो गई, सेलुलर हो गई। तो इसमें भी क्या होती है, स्क्वामस एपिथेलियम होती है, बट उस स्क्वामस एपिथेलियम का नाम यहाँ पर स्पेशल कर दिया जाता है, दैट इज एंडोथेलियम। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे 3 लेयर हो गई। ठीक है, 3 लेयर हो गई डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में। अब इन तीनों लेयर का आप सोचोगे ये तो बहुत मोटी हो गई होगी, पर ये बहुत मोटी नहीं होती। ये सिर्फ 0.2 mm की होती है, जिससे डिफ्यूजन इजिली हो जाता है। तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जो गई एक फैक्टर हो गई, यानी कि अगर ये थिकनेस ज्यादा होती तो इतनी जल्दी डिफ्यूजन नहीं हो पाता, लेकिन ये कम है तो डिफ्यूजन इजिली हो जाए। अब किसी किसी में क्या होता है, जैसे सिगरेट जो करते हैं, यानी जिसको स्मोकिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, सिगरेट पी पी के अपनी इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की जो है ना, ये जो थिकनेस है इसको जो है खराब कर देते हैं। ठीक है, इसको रप्चर कर देते हैं कभी कभी, तो डिफ्यूजन नहीं हो पाता अच्छे से। ठीक है, और जिससे क्या होता है ना, वो सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये मैटर करती है। इसके बाद आता है हमारा पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है इन्वायरमेंट में, अगर एयर का देखें वो तो होता है 720 mmHg, सॉरी 760 mmHg अगर पूरी एयर का देखें। ठीक है, जब हम सिर्फ और सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देख रहे हैं, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस में सिर्फ ऑक्सीजन का अगर प्रेशर देखते हैं तो उसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट कितना होता है, वो होता है हमारे पास 159 mmHg। ठीक है, और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो वो होता है 0.3 mmHg। ओके, एक मिनट। तो जो एयर होती है या फिर जो गैस होती है वो क्या करती है, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर पे क्या करती है, मूव करती है ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज। तो ये क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। अगर प्रेशर पार्शियल प्रेशर कम नहीं हो, मतलब ज्यादा नहीं होगा, इधर जहां से हमें मूवमेंट करानी है, यहाँ पर अगर ज्यादा नहीं होगा तो फिर कैसे ही मूवमेंट होगी। तो ये भी क्या हो जाता है, एक फैक्टर हो जाता है। यहाँ कम होगा तो फिर मूवमेंट तो हो नहीं पाएगी, फिर पार्शियल प्रेशर भी क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। उसके बाद सॉल्युबिलिटी, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा वो जल्दी जल्दी डिफ्यूज होगी। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है, 25, मोर देन 25 होती है। ठीक है, 25 टाइम्स ज्यादा होती है, किससे, ऑक्सीजन गैस से। जैसे कि ऑक्सीजन जो है ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है सपोज। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ इतनी कर रही है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूजन इसका बहुत फास्टर होता है, क्योंकि वो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो इस कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी जल्दी डिफ्यूज हो जाती है, क्योंकि इसका जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 25 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन गैस होती है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिफ्यूज कर जाती है और ऑक्सीजन उसके कंपेयर में कम कर पाती है। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, हमारे फैक्टर्स हो गए हैं। ठीक है, तो ये वाली लाइन याद रखनी है कि क्या लाइन बोली थी मैंने कि, एक मिनट, इसको आपने आई होप सो लिख लिया होगा कि solubility of carbon dioxide is 25 times more than the solubility of oxygen gas. Solubility of oxygen इससे 25 टाइम्स मोर होती है। ठीक है, किससे? ऑक्सीजन गैस से। तो ये तीनों के तीनों फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वुलर साइट। अब हम ना फैक्टर्स ना थिकनेस लेते हैं ना सॉलिबिलिटी लेते हैं। हमारे जो एनसीईआरटी में फैक्टर ले रखा है डिफ्यूजन का, वो ले रखा है पार्शियल प्रेशर को। अगर पार्शियल प्रेशर कहीं ज्यादा है और कहीं कम है तो वहीं गैस क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। इसको हमने फैक्टर ले रखा है एनसीईआरटी में, तो हम भी उसे ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द सपोज दिस इज द एल्वुलाई, दिस इज द पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है, दिस इज द पल्मोनरी कैपिलरी एंड इसके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, वो तो आपको पता है, तो मैं नहीं बनाती वो। ठीक है, अब मैंने जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में आपको अभी बताया था 159 mmHg, है ना, ये बताया था। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया था 0.3। इसका ही जो होता है ना, ये सबसे कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, 0.3 mmHg, तभी जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर मूव कर जाती है। ठीक है, इजिली। तो अब यहाँ पर है ऑक्सीजन का 159। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को यहाँ मूव कराना है ना, तभी तो हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगी, तभी तो हम इस ऑक्सीजन को क्या कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। ये जरूरी है। तो अब इसे हमें क्या करना है, बॉडी में मूव कराना है। तो अभी मूव तभी होगी जब यहाँ का होगा प्रेशर कम होगा और यहाँ ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है एल्वुलाई साइट में क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पर होता है इसका 104 mmHg। ये एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है तो इजिली मूव कर जाएगी। फिर यहाँ कैपिलरी में जो इसका प्रेशर होता है, यहाँ पर इसका प्रेशर होता है ऑक्सीजन का कितना, यहाँ ज्यादा है तो यहाँ और कम होना चाहिए। अब एनसीईआरटी में एक चीज याद रखनी है, अगर किसी का भी प्रेशर कम है तो कितना कम होगा, ज्यादा से ज्यादा वो 40 तक ही कम हो पाएगा, उससे कम एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखा। तो अगर यहाँ कम है और कम करना है तो 40 तक ही हो पाएगा। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के भी केसेस में। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर इसका कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड के दो ही प्रेशर दे रखे हैं, एक 40 एक 45 बॉडी में, बाकी बाहर तो 0.3 होता है, 40 और 45। तो इजिली लर्न हो जाता है इससे कि यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरी में कितना होगा। अगर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर मूव कराना है तो यहाँ तो ज्यादा होना चाहिए, और मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड के दो ही प्रेशर है, एक 45 एक 40। अगर हमें ज्यादा, हमें पता है गैस जो होती है वो ज्यादा से कम मूव करती है, तो यहाँ तो डेफिनेटली ज्यादा ही होना चाहिए और यहाँ क्या होना चाहिए, कम। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कितना हो सकता है, 45। तो यहाँ 45 हो जाता है, यानी कि 45 mmHg होता है पल्मोनरी कैपिलरी में। और अब कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ मूव कराना है तो यहाँ पर हो जाता है इसका 40। ठीक है, 40 कम होगा तो केवल 40 होगा, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो। ठीक है, अब 40 है और यहाँ पर 0.3 है, हाई टू लो क्या कर जाएगा, ये मूव कर जाएगा। तो ये ऐसे करके क्या कर जाती है, गैस मूव कर जाती है। और ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा यहाँ कम, तो ये यहाँ मूव कर जाएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के दो प्रेशर दे रखे, एक 45 एक 40। अगर हमें बॉडी से बाहर गैस को लेके जाना है तो यहाँ तो डेफिनेटली हाई होना चाहिए पल्मोनरी कैपिलरी में, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके बाहर जा पाएगी, है ना। तो यहाँ 45 हो गया, यहाँ 40 हो गया। इन्वायरमेंट में हमें पता ही है 0.3 नहीं 0.03 होता है। ठीक है, 0.03 होता है। ओके, तो ये ऐसे होता है। अब देखते हैं हम कि अब यहाँ पर तो हो गया, अब टिश्यू में कैसे होता है पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग इनका डिफ्यूजन, वो देखेंगे। तो ये याद रखना है 159, यहाँ पर 104, तभी ये हाई टू लो मूव करेगा, और 104 से 40 हाई टू लो मूव कर जाता है। तो ये जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वुलर साइट।
ठीक है, लिख लीजिए। ब्रीफ ले लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट एल्वुलर साइट, ठीक है। तो एल्वुलर साइट में क्या होती है, एल्वुलाई हो गई, ये पल्मोनरी कैपिलरी हो गई। अब हमने बोला था कि गैस जो होती है वो हाई टू लो मूव करती है, यानी हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ये क्या होता है, इसका मूवमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हाई होना, तभी तो ऑक्सीजन हाई टू लो मूव करेगी। तो यहाँ होता है 159, यहाँ होता है 104 एल्वुलाई में। उसके बाद यहाँ से इसको हमें क्या करना है, पल्मोनरी कैपिलरी में मूव करना है, देन इट ट्रांसफर टू द ब्लड एंड रीचेस टू द टिश्यू, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये 104 होता है। इसके बाद इसको यहाँ मूव करना है तो यहाँ पर और कम हो जाता है। और आपको एक चीज याद रखनी है, ऑक्सीजन और CO2 में अगर पार्शियल प्रेशर कम होगा तो वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 40 mmHg तक वो रीच करता है, उससे ज्यादा कम नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ 40 mmHg हुआ, तो ये यहाँ से यहाँ मूव करी, फिर यहाँ से यहाँ मूव कर गई। अब एक और चीज याद रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ 2 प्रेशर हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है, दैट इज 45 एंड 40। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हमें पल्मोनरी कैपिलरी से बाहर मूव कराना है तो यहाँ तो डेफिनेटली 45 यानी कि ज्यादा होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो दिस इज 45 एंड देन इट इज मूव टू 40 एंड बाहर ये क्या कर जाएगी, 0.3 mmHg में क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी, ठीक है। ये तो आपको क्लियर कट समझ में आ गया। अब मैंने यहाँ पे ना 0.03 लिख दिया था, ठीक है। वो क्यों लिखा था, क्योंकि ये जो होती है इसके इन्वायरमेंट में परसेंटेज होती है, बाकी ये mmHg में अगर हम लिखते हैं तो वो 0.3 ही होती है। तो ये भी एक करेक्ट है, तो आप ये करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर मैंने इसकी बता दिया तो इसकी भी बता देती हूँ, इसकी होती है 21%, ठीक है। इसमें इन्वायरमेंट में इसकी परसेंटेज एज कम्पेयर टू ऑल द गैसेज जितनी भी इन्वायरमेंट में है। 720 mmHg क्या होता है, इसका पूरा पार्शियल प्रेशर होता है सारी गैस का, यानी एयर का जो पार्शियल प्रेशर होता है, या सॉरी पार्शियल प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि एयर तो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, तो इसका क्या होगा, प्रेशर। इसका प्रेशर होता है एयर का 760 mm, 20 पता नहीं क्यों निकल रहा है, शायद नीट के स्कोर 760 mmHg होता है, ठीक है, एयर का प्रेशर। अब इसमें से हमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है। पार्शियल प्रेशर क्यों बोला, क्योंकि किसी एक इंडिविजुअल गैस का देखते हैं तो पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 720 इंटू इसकी कितनी परसेंट था, ये पूरी गैसेस में कितनी परसेंट थी, 21 थी। तो 21% को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इतनी तो होगी। इस प्रेशर में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, 21। तो हमने क्या किया, 21% को 720 से इंटू कर दिया, तो इसकी क्या आ जाएगी, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो 720 को जब हम इसको करते हैं तो ये निकल के आता है 159 mmHg करके देखिएगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की भी निकालनी है तो सेम ऐसे, इसकी कितनी परसेंटेज थी, इतनी, तो 0.03 को हम क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी आ जाती है फिर 0.3, ठीक है। चाहे अभी इसको निकाल के देख सकते हैं। इसके बाद 2 नीचे और आ जाएंगे, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, एक और आ जाएगा ना इसमें, तो ये 1000 हो जाएगा। तो मतलब ये करके देख लीजिएगा, तो मतलब 0.3 mmHg आ जाता है इसका कार्बन डाइऑक्साइड का, और इसका आता है 159 mmHg, ठीक है। तो ये पार्शियल प्रेशर के बेसिस पे मैंने क्या बता दिया, डिफ्यूजन बता दिया, किसमें, एल्वुलाई में, ठीक है। आगे करते हैं बॉडी में।